आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, किस किस ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, किस किस ऑर्गन का क्या सपोर्ट होता है जब एक प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है मैटरनल एडेप्टेशन टू प्रोवाइड आइडियल एटमॉस्फेयर फॉर फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग फीटस, सेफ चाइल्ड बर्थ एंड देयर आफ्टर टू फुलफ्लिश न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द न्यू बॉर्न। कहने का मतलब ये है कि हेल्दी न्यूट्रिशन हो और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद में एक हेल्दी बेबी का जन्म होने तक पूरा जो कार्य होता है उसको प्रॉपर तरीके से अगर हो तो तब एक सेफ डिलीवरी मानी जाती है। तो जिसको फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी को हम डिस्क्राइब 4 पॉइंट में करते हैं। ये पहला पॉइंट होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में उसका प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो उस जाइगोट का या उस एम्ब्रियो का। फिर इसके बाद सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन, प्लेसेंटा का बनना और उसके बाद प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है वो सब प्रॉपर होना। क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ये सब आपको जो है बताया जाएगा। अब इसके बाद होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में और इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है वो शुरू होता है। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली पहले सबसे पहले प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और एक लिंक होता है, इम्पोर्टेंट लिंक होता है बच्चे और माँ के बीच में। इसके जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, ये शुरू होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पूरी डिलीवरी को 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया जाता है। जैसा आपको पता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है और 3-3 महीने के एक ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स पहले से लेकर तीसरा महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर मीन्स 4th, 5th, 6th और थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स 6th, 7th, 8th, 9th। तो इन 3 ट्राइमेस्टर में इसको बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ये जो है टोटल जो प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है वो शुरू होता है तीसरे महीने से, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, और उस समय तक जो हफ्ते हो जाते हैं वो आते हैं 12 वीक्स, है ना। तो इसके जो 3 जो फंक्शन होते हैं वो मेन 3 फंक्शन होते हैं इसके अंदर। पहला होता है हार्मोन सीक्रेट करना, उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। पहला होता है उसके अंदर HCG, ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा होता है HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। फिर तीसरा होता है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिक हार्मोन, इसको बोलते हैं HCT, थायरोट्रोपिन। फिर नेक्स्ट फोर्थ होता है प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन। फिर 5वां होता है प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन और एक लास्ट होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सिन। फंक्शन आता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द मदर एंड फीटस। कौन कौन से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है? ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें मेजर फंक्शन होता है इसके अंदर प्लेसेंटा का, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। इसमें कौन कौन से होते हैं? फूड स्टफ फ्रॉम मदर्स ब्लड इनटू द फीटस, जो मदर का जो ब्लड है उसको फीटस में एंटर करना,
उसके साथ ब्लड के साथ में जाता है ग्लूकोज, फैट, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन और पोटेशियम। ये चीज़ें जो होती हैं फीटस में माँ के थ्रू जाती हैं। सेकंड फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट का, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द प्लेसेंटा। जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स यूरिन फॉर्मेशन, किडनी का जो फंक्शन होते हैं वो भी फीटस के अंदर जो होते हैं उनको प्लेसेंटा के थ्रू ही, मदर की किडनीज के थ्रू बाहर आते हैं। और जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो फीटस में जो एक्सक्रीट होते हैं वो मदर्स के ब्लड में आते हैं, उसके बाद ये और कि मदर की किडनी से ये बाहर निकलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, थर्ड जो इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट में, डिफ्यूज़न ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो फीटस में हीमोग्लोबिन जो होता है वो 50% ज़्यादा होता है मदर से, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी मदर के ब्लड के थ्रू ही जाता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एंटीबॉडीज़। तो मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन जो होती हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस में ट्रांसफ़र होती हैं, और ये एक रिस्पॉन्सिबल इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इसको बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मीन्स बच्चों की। तो ये जो मदर के ब्लड से जो है वो फीटस के ब्लड में ट्रांसफ़र होती है। लास्ट इसका जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ऐसे कुछ सर्टेन वायरसेस होते हैं या कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे निकोटिन वगैरह, ये भी प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनको रोकने का काम ये करता है। और इसके बाद कुछ और दवाइयाँ होती हैं जैसे जो मदर लेती है, तो मदर के थ्रू ये प्लेसेंटा से बच्चों में क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन कुछ हद तक प्लेसेंटा इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बच्चे के ऊपर उसका असर कई बार आ जाता है। और इसके अलावा जो HIV वायरस जो होता है वो भी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में चला जाता है, फीटस में चला जाता है। तो ये देखा गया है कि जो HIV जो है अगर किसी फीमेल को होती है और अगर उसको डिलीवरी प्रेगनेंसी होती है तो ये उसके अंदर बच्चे को भी HIV हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर ये इन 5 तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस को प्रोटेक्शन देना। ये प्रोटेक्शन कैसे देता है? ये एक बैरियर का काम करता है और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट को रोकने का काम भी करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसके अंदर है इट्स हार्मोन जो होते हैं, इसके जो हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीटस की ग्रोथ के लिए। जो प्लेसेंटा के हार्मोन होते हैं मैंने आपको पहले बताए थे वो वाले। इसके अलावा प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। मैंने बताया था ना आपको, एक प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो मदर के ब्लड में जो पाया जाता है नॉर्मली, ये लेकिन ये जो प्लेसेंटल जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये उससे अलग, उसके सपोर्ट में काम करता है लेकिन उसके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो डिलीवरी के टाइम में यूट्रस में को फीटस को एक्सपेल करने का काम भी यही करता है। कि कौन कौन से जो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर डिलीवरी के टाइम, ये प्रेगनेंसी के टाइम में चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चेंजेस इन CVS ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला जो चेंजेस होता है वो होता है ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है 30 से लेकर 40% तक। कब? 6 to 8 वीक में, 6वें से 8वें महीने में ये जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 30 से 40% इंक्रीज़ हो जाता है। फिर कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी लगभग 30 से 50% तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसी पीरियड में बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अर्ली स्टेज में, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो BP होता है वो लो हो जाता है, लेकिन फिर आगे की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है।
हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 2 ग्राम के आसपास कम हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और आरबीसी जो होती हैं वो 20 से 30% बढ़ जाती हैं। इसके अलावा वेरिकोज वेंस ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा में प्रेशर होने, क्योंकि प्लेसेंटा इंफीरियर वीना केवा से ही बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई जब बढ़ जाती है तो कई बार वहाँ पर वेरिकोज वेंस, जो वेंस होती हैं वो डायलेट होकर ट्विस्ट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं वेरिकोज वेंस। फिर इसके अलावा आर्टीरियल एओर्टा केवल प्रेशर इज़ मिड टर्म में, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में एओर्टा जो उसमें प्रेशर, एओर्टा केबल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा चेंजेस होता है डाइजेस्टिव में या जीआईटी में। क्या होता है, माउथ से में शुरू करते हैं, इनमें प्यास और भूख बढ़ जाती है। ईसोफेगस में कभी कभी हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाता है। रिगर्जिटेशन मीन्स स्टमक से जब बाहर ईसोफेगस में जब गैस्ट्रिक जूस आने लगता है या एचसीएल वगैरह आने लगता है तो उसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट बर्निंग शुरू होती है। इसके अलावा स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मोटिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, डिले हो जाती है और पेट जो है वो जल्दी खाली नहीं होता है, ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा लगता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो इंटेंसिक में जो इंटेस्टाइन और कोलोन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं, उसकी वजह से उसमें जो टोन और मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर आता है चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे, इसमें जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के पीरियड में। इसके अलावा जो ब्रीथ होती है वो काफ़ी डीप होती है। इवन आराम करे प्रेग्नेंट लेडी तब भी जो उसकी जो ब्रीथ होती है वो काफ़ी डीप रहती है, मतलब काफ़ी उसको गहरी लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है। दूसरा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर जो और ट्रांसफ़र डायमीटर जो होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है, जो चेस्ट की जो चारों तरफ की जो डायमीटर होता है वो भी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाता है। इसके अलावा सब कोस्टल एंगल इंक्रीज फ्रॉम 68 डिग्री टू 103 डिग्री। जो सब कोस्टल एंगल होता है उसकी जो एंगल होता है वो लगभग 68 के आसपास होता है, वो लगभग 103 के आसपास बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, कितना, लगभग 30 से 40%। क्यों? क्योंकि जो रिब केज होती है वो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, उसकी वजह से जो 8वें महीने से 8th वीक से शुरू होती है ये प्रॉब्लम, ये टाइडल वॉल्यूम बढ़ने की जो प्रोसेस होती है और लगभग लास्ट तक चलती है जब तक डिलीवरी ना हो जाती। अब इसके बाद आते हैं चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, इसमें 5 हार्मोन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है HCG, ये पहले भी आया था, और ये जो होता है ये पीक होता है, सबसे ज़्यादा इसकी जो प्लाज्मा लेवल जो होता है वो होता है 8 से 10वें वीक के अंदर। और ये क्या करता है, जो कॉर्पस लुटियम है उसको बनाए रखता है जिससे कि डेसिडुआ बना रहे और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बना रहे। फिर दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ये इसका जो पीक आवर्स रहता है ये होता है लगभग 8 से 10वें हफ्ते में। फिर जब प्लेसेंटा बनना शुरू होता है उस समय ये ज़्यादा होता है। अब इसमें जो और क्या चेंजेस होते हैं, इसमें जो दूसरा है ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को रोकता है, कि इसमें स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट
ज़्यादा ना हो। फिर इसके अलावा जो मायोमेट्रियल क्वोशेंट है उसको मेंटेन करता है। क्वोशेंट मींस मायोमेट्रियल क्वोशेंट मींस कि मायोमेट्रियम में ज़्यादा सॉफ्टनेस रहे, जिसकी वजह से जो फीटल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर रहे और नॉर्मल रहे। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी रोकता है ये। अब तीसरा जो हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये यूट्राइन के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। तीसरा इसके अंदर फैसिलिटेट द प्लेसेंटल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू फीटस। ये ऑक्सीजन और जो दूसरे न्यूट्रिशंस हैं फीटस को बराबर मिलते रहें, तो ये उसको फैसिलिटेट करता है जिससे प्लेसेंटा के थ्रू। फिर इसके बाद जो होता है प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट फॉर मिल्क, ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है ब्रेस्ट में, जिससे कि डिलीवरी के बाद में बच्चे को प्रॉपर मिल्क फीड मिल सके। और इसके अलावा लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है उस समय क्या रहता है कि इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मायोमेट्रियम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन जो एक हार्मोन होता है जो कि ये मिल्क सीक्रेशन के लिए बढ़ाता है, तो इसको ये मेंटेन करके रखता है। अब आता है नेक्स्ट ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसको बोलते हैं HPL। ये किससे बनता है, इस सिनसानिटो एक ट्रोफोब्लास्ट होता है, फीटल की एक स्टेज होती है और उससे ये बनता है। अब ये HPL जो होता है ये करता क्या है, ये फीटल की ग्रोथ के लिए मैटरनल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। दूसरा, लैक्टेशन के लिए ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, मैटरनल टिश्यूज़ जो सेंसिटिविटी होती है उसको इंसुलिन के लिए, उसको मैटरनल गैस्टेशन डायबिटीज़ होती है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी फीमेल में अगर डिलीवरी के पहले अगर उसको डायबिटीज़ है तो ये उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को बढ़ने से, इंसुलिन जो है प्रोडक्शन करके किसी तरीके से ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किए रहता है। जो हार्मोन होता है वो होता है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करता है, ये बनता कैसे है, ये बनता है कार्पोस लुटियम से। और दोनों ये प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में ये ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये जो है ये पीक पे रहता है और 14वें हफ्ते तक ये पीक पे रहता है। इसका काम ये रहता है जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं उसको ये रिलैक्स करता है। इसके अलावा इसका रोल रहता है कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ाता है, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसके अलावा जो आर्टेरियल कंप्लायंस होती हैं उनको बढ़ाता है। फिर इसके बाद रिलैक्स अदर पेल्विक लिगामेंट, जो पेल्विक लिगामेंट होते हैं उनको ये रिलैक्स करता है जिससे कि उनमें लचीलापन बना रहे और डिलीवरी के टाइम में उनको बच्चे को बाहर निकालने में प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको सॉफ्ट करता है जिससे कि उसमें लचीलापन रहेगा तो बच्चे के निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज प्यूबिक सिम्फाइसिस को अड़ेगा, बीच में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर इसके बाद जो दूसरी जो एंडोक्राइन होती हैं उसमें जो जैसे पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, थायराइड है, इनका क्या रोल रहता है? इनका रोल ये रहता है, जो इसमें सबसे पहले हम पिट्यूटरी की बात करते हैं कि पिट्यूटरी में जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन छूटता है उसको, तो वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से छूटने वाला हार्मोन वो बोलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये इस पीरियड में 10 टाइम्स बढ़ जाता है। इसका रोल क्या रहता है? इसका रोल ये रहता है कि प्रिपेयर मदर्स ब्रेस्ट, ये मदर्स के जो ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर फाइनल स्टेज ऑफ लंग्स ऑफ बेबी। जो इंट्रा यूट्राइन पीरियड में जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके लंग्स को लास्ट में डेवलप करने का काम करता है जिससे कि वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। इसके अलावा इन्फेंट सक्लिंग एट द ब्रेस्ट, इससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है। अब इसके बाद आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से छूटने वाले हार्मोन।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से छूटता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है? ये जो होता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का तो इसका कम रोल रहता है, इसका सिक्रेशन भी कम होता है, लेकिन जब लेबर होने वाला होता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, तब इसका जो रोल बढ़ जाता है और इसका सिक्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका प्लाज्मा लेवल भी बढ़ जाता है। अब इसका रोल क्या रहता है इस ऑक्सीटोसिन का? ऑक्सीटोसिन का ये रोल रहता है कि ये मायोमेट्री इम्पैक्ट करता है और उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। लेंथ को कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका साइज़ जैसे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इसके बाद जब वो बढ़ जाता है तो ये जो इसमें जो यूट्रस के अंदर जो स्पेस भी तो बढ़ेगा ना, तो ये इसके जो यूट्रस की लेंथ को बढ़ाने की काम करता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे अगर ये स्ट्रॉन्ग जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, ये जितनी यूट्रस की जो जितनी है उससे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में आसानी रहेगी और डिलीवरी में भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पहला तो ये है कि एक्ट ऑन मायोमेट्रियम टू इंक्रीज लेंथ, स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। दूसरा उसका रोल रहता है आफ्टर बेबी बॉर्न, बेबी के डिलीवरी होने के बाद। ये क्या करता है? यूट्रस को वापस श्रिंक होने में उसको मदद करता है, जिससे कि यूट्रस अपनी वापस पोजीशन में आ जाए, क्योंकि यूट्रस का जो नॉर्मल साइज़ होता है लगभग 2 मिलीमीटर रहता है, ये 2 इंच के आसपास रहता है, और जब डिलीवरी होती है उस समय लगभग 1-1.5 फीट हो जाता है। तो वापस उसी कंडीशन में आने का काम भी ये ऑक्सीटोसिन करता है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो एक अफेक्शन प्रोड्यूस करता है, किसमें? जो एक तो ये प्रोटेक्ट और गार्ड का काम करता है, और दूसरा ये मदर और बच्चे में एक अफेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद लास्ट होता है इसका इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। ये जो इसका जो रोल रहता है मेन, वो ये रहता है कि ब्रेस्ट में मिल्क का सीक्रेशन को बढ़ाना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। इसका साइज़ भी प्रेगनेंसी पीरियड में बढ़ जाता है, और ये जो फीटल थायरॉक्सिन होती है, ये रहता है कि फीटल थायराइड जो हार्मोन ग्लैंड होती है उसका फंक्शन जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाता है, मतलब शुरू हो जाता है, और जो बच्चे के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अपना काम तो शुरू नहीं करती, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आता है थायराइड से छूटने वाला जो हार्मोन होता है उसको तो TBG, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये जो होता है इस TBG का प्रोडक्शन जो है वो एस्ट्रोजन के कारण जो है बढ़ जाता है। इसका जो रोल क्या रहता है, इससे जो फीटस का जो ब्रेन होता है ना वो डेवलप होने में उसको मदद मिलती है, क्योंकि अगर TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन अगर ये प्रॉपर बनेगा तो बच्चे का जो ब्रेन का जो विकास है वो नॉर्मल रहेगा। फिर इसके बाद T3 T4 जो इसके मेन हार्मोन होते हैं, ये भी इनका लेवल भी 6वें से 12वें महीने के बीच में इसका लेवल बढ़ जाता है। फिर इसी से एक रिलेटेड ग्लैंड होती है पैराथायराइड। इसका रोल कम रहता है, इसमें सीक्रेशन जो इसकी जो साइज़ होता है वो बहुत कम बढ़ता है, लेकिन इसका जो रोल होता है वो होता है कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट होता है बच्चे के लिए, ये उसको मेंटेन करता है कि बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत जितनी है, उसके बॉडी की में जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, वो सही तरीके से डेवलप हों, तो ये काम सब पैराथायराइड का रहता है। वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसका भी साइज़ जो है प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, और इससे जो छूटने वाले जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं कॉर्टिसोल, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। ये जो होते हैं इनका जो ये क्या करते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में ये मदद करते हैं। स्ट्रेस से मतलब ये होता है कि जो फिज़िकल स्ट्रेस होती है, भाग दौड़ होती है, थकान होती है, इसको ये मेंटेन करते हैं। दूसरा इसका होता है कि इसकी वजह से जो एंटी इंसुलिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक एक्शन होता है, जिससे के अंदर बच्चे के अंदर किसी चीज़ से कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, किसी ड्रग से कोई इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब उसको
मेंटेन करता है। फिर इसके बाद इसी का जो एंजाइम होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ये जो है 15वें हफ्ते में इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग सीक्रेशन शुरू हो जाता है, और इसका जो रोल रहता है ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है बच्चे के। तो यहाँ पर इसका ये रोल रहता है। तो इस तरीके से टोटल जो किस किस चीज़ का कितना क्या रोल रहता है ये सब मेंटेन करती हैं। इनका जो ग्लैंड्स का जो होता है सीक्रेशंस होते हैं, ये सब रोल मेंटेन करते हैं। अब पूरे प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के हम अगर को ब्रेकअप करके देखें तो जब डिलीवरी होती है उस समय जो फीटस का जो वेट होता है लगभग 3 से 3.5 किलो के आसपास होता है। जो प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो लगभग 600 ग्राम रहता है। इसमें जो लिक्विड पाया जाता है इसको एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ये होता है लगभग 800 ml। ये नॉर्मल हेल्दी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें यूट्रस का जो वेट होता है वो लगभग 900 होता है, 900 ग्राम। और जो उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है किसमें, मदर के अंदर, वो लगभग रहता है 3.5 किलो। और टोटल वेट होता है 6 kg। कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक जो चेंजेस होते हैं उसमें टोटल जो बॉडी वेट होता है वो लगभग फीमेल का 6 किलो के आसपास बढ़ जाता है। ब्रेकअप में मैंने आपको ये बताया कि इतना इतना ये इसका ब्रेकअप होता है, इतना इतना इसका शेयर होता है। और इसमें अगर बच्चे की वज़न को निकाल दिया जाए तो 3 किलो 3.5 किलो, तो लगभग 3 किलो के आसपास वेट जो होता है वो रह जाता है। और सब कुछ करने के बाद में 3.5 किलो जो प्लेसेंटा भी निकल जाता है, लिकर भी निकल जाता है, और यूट्रस का जो लाइनिंग होती हैं, जो कि जो थिकनेस है, जो लेयर हैं, जो यूट्राइन वॉल की जो लेयर होती हैं जो बाद में डैमेज होके निकलती हैं, उसका टोटल वेट वगैरह उसको बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको, जो डैमेज होके निकलता है उसका सारा वेट जो लगभग रहता है वो लगभग 900 मिलीग्राम के आसपास रहता है, 900 ग्राम के आसपास। तो इस तरीके से टोटल डिस्क्राइब हुआ फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।